नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता एक महत्वपूर्ण और चर्चित विषय रहा है। सिर्फ ये महत्वपूर्ण और चर्चित ही नहीं रहा है, बल्कि ये समाज में गहराई से स्थापित भी है। आज इन दोनों के बीच की असमानता कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है, चाहे वो वेतन के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य सामाजिक क्षेत्रों की बात हम करें। इसी में एक ऐसा क्षेत्र अर्थात वेतन के क्षेत्र में जो असमानता है, लैंगिक वेतन अंतराल के अंतर्गत आज हम इसके बारे में विचार करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लैंगिक वेतन अंतराल से संबंधित कुछ बातें हैं जो इस विषय के केंद्र में रखकर कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। इसका शीर्षक है जेंडर पे गैप, क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। इस शीर्षक के बारे में किन बिंदुओं के अंतर्गत हमारी चर्चा केंद्रित होगी, पहले उनको देख लेते हैं। बात खबर की, फिर चर्चा में क्यों है इसको बताने के बाद हम बताएंगे कैसे होता है इसका मापन, क्या गैप का कारण है, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में जो वेतन में अंतराल है, जो लैंगिक वेतन अंतराल की सीमाएं ज्यादा हैं या किसी क्षेत्र में कम है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। फिर क्या समझाता है जेंडर पे गैप, अर्थात इसके क्या निहितार्थ हैं, इससे क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। साथ ही इससे संबंधित कुछ अन्य पहलू भी हैं, उन पहलुओं को देखने के बाद हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से ये खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके जीएस के प्रश्न पत्रों के अलावा यह आपके लिए निबंध में भी सहयोगी होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़ सकें। बात खबर की करेंगे, खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज वुमेन अर्न 77 सेंट फॉर एवरी डॉलर अ मैन अर्न्स। व्हाट इज द जेंडर पे गैप, अर्थात जेंडर पे गैप क्या है। और यहां बताया जा रहा है इस खबर में कि $1 के सापेक्ष 77 सेंट की ही अर्निंग हो रही है एक वुमेन के द्वारा, जो कि पुरुषों के सापेक्ष कम है। चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में जेंडर पे गैप के उदाहरण के तौर पर यहां पर बताया गया है कि यहां भी यह समानता दिखाई दे रही है। इसमें यह कहा गया कि जो श्रम बाजार है उसमें काम करने वाले जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके बीच में जो वेतन को लेकर अंतराल है वो औसत वेतन अंतराल काफी ज्यादा यहां दिख रहा है। 77 सेंट $1 के सापेक्ष है, अर्थात 100 सेंट अगर पुरुष कमा रहा है तो उसके सापेक्ष 77 सेंट ही कमा पा रही है महिला। तो ये एक वेतन अंतराल को दिखाया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो जेंडर पे गैप है ये इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है और पिछले कुछ वर्षों में ये कहा गया है कि इससे संबंधित कई आंकड़े जारी किए गए हैं। हालांकि उन आंकड़ों में कई विरोधाभास भी दिखाई देते हैं, इस पर कई सवाल भी उठाए जाते हैं। हालांकि आईएलओ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, वो कहता है कि इसको मापन योग्य संकेतक अर्थात मेजरेबल इंडिकेटर के रूप में देखता है। इसके बारे में आईएलओ की जहां तक बात है तो आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक त्रिपक्षीय एजेंसी है और सरकार, कर्मचारी और कामगार तीनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। 1919 की ट्रिटी ऑफ वर्साइल के अंतर्गत यह स्थापित हुआ था। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में एक है। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना हो या कामगारों के हितों के बारे में बात करना हो, उसके लिए यह एजेंसी है। अब आप आगे चलें तो आईएलओ इसको कहता है मेजरेबल इंडिकेटर के तौर पर देखता है, इसलिए कि पूरा का पूरा प्रक्रम चर्चा में है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, आपको बता दें कि होली के पावन पर्व पर आपके लिए दृष्टि परिवार लेकर आया है भारी और आकर्षक छूट। 50% तक की छूट है। 21 से 24 मार्च इसकी तिथि है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक और डीएलपी पर है। साथ ही आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको 40% की छूट मिल रही है। इसकी तिथि केवल 24 मार्च तक है और इसके लिए अगर छूट प्राप्त करना आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप दिए गए नंबरों पर भी क्वेरी कर सकते हैं, 87501 87501, या दूसरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अब देखें कैसे मापते हैं जेंडर पे गैप को। इसको देखने से पहले आपको बताएं कि आईएलओ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो परिभाषा है उसको आप देख लें। बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो श्रम बाजार है उसमें काम करने वाली सभी महिलाओं और सभी पुरुषों, मतलब श्रम बाजार में जो काम करने वाली महिला हैं, जो काम करने वाले पुरुष हैं,
उन दोनों के औसत वेतन के अंतराल को ज्ञात किया जाता है। तो पहले दोनों के औसत वेतन को आप निकालेंगे और उनके बीच के अंतर को देखेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भी काम करने वाले, श्रम बाजार में काम करने वाले लोग हैं, अर्थात कामकाजी आयु वर्ग की यहां बात की जा रही है, सारे लोगों की बात नहीं की जा रही है। कामकाजी आयु वर्ग अर्थात 15 वर्ष से ऊपर के लोग। अब इसमें क्या होता है, ये मासिक वेतन के आधार पर भी इसका मूल्यांकन हो सकता है, दैनिक वेतन के आधार पर भी हो सकता है और प्रति घंटे के भी आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये अलग अलग इसकी क्राइटेरिया बनाए गए हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रकार के काम करने वाले लोगों की ही तुलना की जाएगी। इसमें स्त्रियां चाहे किसी भी प्रकार का काम कर रही हो, पुरुष चाहे किसी प्रकार का काम कर रहा हो, सारे कैटेगरीज को देखा जाएगा। किसी स्पेसिफिक प्रत्यक्ष विशेषता या समान कार्य करने वालों को डूइंग द सेम वर्क के आधार पर इसका विभेद या इसका आकलन नहीं किया जाएगा। कोई स्त्री जो भी कामकाज कार्य करने वाले वर्ग में आ रही है, 15 वर्ष से ऊपर की आयु में आ रही है, उसके सारे कामों के आधार पर जो वेतन पा रही है उसका एक औसत और पुरुषों का इसी प्रकार का औसत और दोनों के बीच में जो अंतराल होगा उसको कंपेयर किया जाएगा और उसके आधार पर यह अंतराल निकाला जाएगा। तो स्पष्ट है कि सभी कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के औसत वेतन के स्तर के बीच का जो अंतर होगा वही इस लैंगिक वेतन अंतराल के रूप में, जिसको जेंडर पे गैप कहते हैं, उसके रूप में जाना जाएगा। अब क्या है जेंडर पे गैप का कारण? उस कारण को समझने के लिए हम अलग अलग रिपोर्टों को देखेंगे, उसमें क्या बातें कही गई हैं और वो कौन से कारण निकलकर सामने आते हैं। तो देखिए, अगर अंतर की गणना की बात करें तो इसके लिए कोई एक सर्वमान्य विधि नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा मेथड नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसी आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपको बता दें कि प्यू रिसर्च ने 2012 में एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में पुरुषों की कमाई का लगभग 84%, मतलब पुरुषों से जब तुलना की गई तो उसमें 84% महिलाएं यहां पर वेतन पा रही हैं। यहां पर प्यू ने जो रिसर्च की उसका आधार था प्रति घंटा वेतन। यहां पर जो आपको अलग अलग बताया गया, मासिक भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है, तो इनका आधार प्रति घंटा था। वहीं दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने जो है, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिलाओं ने डॉलर के मुकाबले 81 सेंट अर्थात 81 सेंट की बात की और ये पूर्णकालिक श्रमिकों पर आधारित था। ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है इसमें पूर्णकालिक श्रमिकों के आधार पर इन्होंने ये गणना की थी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, पूर्णकालिक श्रमिक क्या है? तो दरअसल जो प्रति सप्ताह 35 घंटे या उससे ज्यादा काम करेगा उसी को पूर्णकालिक श्रमिक माना जाता है। तो ऐसे लोगों को इसने आधार बनाया। वहीं श्रम ब्यूरो की बात करें तो ये साप्ताहिक वेतन के आधार पर इसने चीजें देखी, उसका विश्लेषण किया, अपनी रिपोर्ट दी। अधिकांश देश और उद्योग में किसी न किसी प्रकार का जेंडर गैप दिखाई दिया। इन विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से ये बात समझ में आती है। अब उसके क्या कारण थे? उन कारणों को अगर हम उसके तह में जाने की कोशिश करें तो हमको दिखाई देगा कि इन दोनों की कार्य प्रणाली में भिन्नता है, अर्थात स्त्री और पुरुष के जो कार्य करने का तरीका है, समय है, उनके भागीदारी की जगहें हैं या उनके काम करने को लेकर जो कार्य की प्रणाली है, उन सब में भिन्नता की वजह से ये जेंडर गैप दिखाई दे रहा है वेतन को लेकर। अब क्या कहता है जेंडर पे गैप? जब इसका विश्लेषण किया गया इन विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर तो कुछ कारण निकलकर सामने आए। क्या वो कारण है? तो सबसे पहली चीज दिखाई दी कि जो पेइंग जॉब्स है, अर्थात जिन जॉब्स के लिए भुगतान किया जाता है, भुगतान वाली जो नौकरियां हैं, उसमें यह देखा गया कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की भागीदारी कम है। अर्थात किन चीजों में भागीदारी ज्यादा है? तो अवैतनिक नौकरियां वो ज्यादा कर रही हैं, जहां पर वेतन दिया जाता है, जहां पर सैलरी बेस्ड जो भी जॉब है, वहां पर इनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। तो एक कारण तो ये हो गया, इसकी वजह से ये गैप है। दूसरी बात है जो लैंगिक भूमिकाएं हैं, अर्थात जो जेंडर रोल है, उसको लेकर जो समाज में एक धारणा बनी हुई है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो भी इस अंतराल का एक बहुत बड़ा कारण है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप आज भी ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो महिलाओं को बहुत ज्यादा नौकरी के फेवर में कई ऐसे समाज हैं जो नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो सामाजिक कारण है वो इसके लिए उनके जेंडर रोल को तय करता है और ऐसे में ये अंतराल थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा श्रम बल भागीदारी की अगर बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, ये क्या होता है? तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रोजगार युक्त या कार्यरत लोग होते हैं और दूसरे जो बेरोजगार हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं या सक्रिय रूप से रोजगार या नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ये दोनों तरह के लोग जो होते हैं, इसमें विशेष रूप से कामकाजी समूह की बात की जा रही है। जो 15 वर्ष से जिनकी आयु ऊपर होती है उनको श्रम बल भागीदार माना जाता है। और ये दर कैसे निकाली जाती है? तो 15 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है, इन दोनों कैटेगरी के लोगों की,
उनकी संख्या कितनी है उस संख्या को निकालकर और जो पूरी जनसंख्या है उससे जब भाग दे देते हैं तो श्रम बल भागीदारी दर ज्ञात हो जाती है। और जब श्रम बल भागीदारी दर ज्ञात हो जाएगी तो उसके आधार पर देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। आईएलओ कहता है, आईएलओ की जो रिपोर्ट है जो वैश्विक स्तर पर है वो कहती है श्रम बल भागीदारी दर के संदर्भ में यहां पर जो महिलाओं की भागीदारी है वो केवल 47% है, 47% से भी कम है। वहीं पर जब पुरुषों की भागीदारी की बात की जाएगी श्रम बल के आधार पर तो ये 72% है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो पुरुषों की तुलना में यहां पर श्रम बल भागीदारी दर की अगर बात करें अर्थात कामकाजी वर्ग के नौकरी पाने की दिशा में प्रयासरत या बेरोजगार दोनों तरह के लोग और जो कार्यरत हैं वो दोनों लोग, इनकी भागीदारी यहां पर काफी कम दिखाई दे रही है पुरुषों की तुलना में। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संदर्भ में भी अगर देखें वैश्विक स्तर पर तो यह कम है ही, भारत के संदर्भ में भी जब देखेंगे तो महिलाओं की जो भूमिका है इसमें 25.51% ही मात्र है। अर्थात 25.51% की तुलना में वहीं पुरुषों की देखेंगे श्रम बल भागीदारी दर भारत के परिप्रेक्ष्य में 2011 की जनगणना के अनुसार तो यह दिखाई देता है 53.26%, जो कि लगभग इनसे दूना है। तो यहां पर एक लंबा अंतराल श्रम बल भागीदारी दर के आधार पर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही कार्यबल में शामिल होने के बाद जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार की नौकरियों में कार्यरत होती हैं, ये भी उनकी असमानता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उनकी नौकरी की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी उनकी सैलरी को प्रभावित करता है, उनके वेतन को कम करता है। कैसे करता है तो आप देखिए, आईएलओ's वुमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट कहती है कि मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन के क्षेत्र में और लीडरशिप अर्थात नेतृत्व के क्षेत्र में जो हायर पोस्ट होती हैं, जो उच्च पद होते हैं, उन उच्च पदों पर अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। अब उच्च पद पर अगर महिला नहीं होगी तो उच्च वेतन भी नहीं पाएगी, हाई सैलरी भी नहीं पाएगी। तो ऐसी दशा में उनके वेतन का अंतराल स्वाभाविक है। एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर आप देखें अगर महिला कोई मैनेजर है भी, बाय द वे अगर मैनेजर वो है तो मैनेजमेंट सपोर्ट फंक्शन में वो काम करती है, अर्थात वो एचआर बना दी जाती है, ह्यूमन रिसोर्स का काम करती है, या वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है, वित्तीय प्रबंधन में काम करती है, वित्तीय प्रशासन में काम करती है। लेकिन वो हायर पोस्ट को धारण न करने के कारण हाई सैलरी नहीं पाती है, उच्च वेतन नहीं पाती है। इसके कारण भी लैंगिक अंतराल दिखाई देता है। अब वहीं तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे, अगर पुरुषों से तुलना करेंगे तो पुरुष मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों में बड़े पदों पर काबिज हैं। ऐसे में जब दोनों के औसत वेतन की तुलना की जाएगी तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का औसत वेतन कम होना स्वाभाविक बात है। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय का 2013 का एक सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण पर अगर आप नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के जो सेक्टर हैं वहां पर पुरुषों की भागीदारी आपको ज्यादा दिखाई देगी। वहीं इन क्षेत्रों में चूंकि सैलरी ज्यादा मिलती है, वहीं पर अपेक्षाकृत जो कम ऐसे सैलरी बेस्ड जो सेक्टर्स हैं, अर्थात 10 सबसे कम पारिश्रमिक वाले जो पेशे हैं, विशेष रूप से कला और शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पर महिलाओं का वर्चस्व जरूर दिखाई देता है। लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के सेक्टर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी कम दिखाई देती हैं काबिज। इसलिए भी ये अंतराल जो आप देख रहे हैं, जेंडर पे गैप, ये हमको ज्यादा दिखाई देता है। तो ये कुछ कारण निकलकर सामने आते हैं। साथ ही आईएलओ का कहना है कि 2018 के आंकड़ों के आधार पर 73 देश ऐसे थे जहां पर इन बातों को देखा गया, सर्वेक्षण किया गया। तो उस सर्वेक्षण में ये बात निकलकर सामने आती है कि इन 73 देशों में जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, अर्थात वो अंशकालिक काम करती हैं, पार्ट टाइम काम करती हैं। और ऐसी दशा में जो महिलाएं ज्यादातर पार्ट टाइम वर्क करेंगी तो उनकी सैलरी फुल टाइम की तुलना में कम होगी, ये भी एक कारक निकलकर सामने आता है। और पूर्णकालिक अवसर का अभाव है, ये भी एक तथ्य निकलकर आता है कि ज्यादातर देशों में, जैसे इन 73 देशों का सर्वेक्षण कहता है कि महिलाओं के लिए पूर्णकालिक अवसर की भी कमी है, ये भी एक तथ्य निकलकर आता है। साथ ही फुल टाइम की तुलना में इनकी सैलरी कम होने के कारण वेतन में असमानता स्वाभाविक है। अन्य भी कुछ कारण हैं, जैसे अन्य कारणों पर अगर विचार करें तो कुछ संस्थागत और कुछ सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। जैसे हमारे समाज में एक धारणा है कि पुरुष ही घर से निकलेगा, नौकरी करेगा और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। इस धारणा के कारण नौकरी की अगर बात आती है तो घर में पुरुष को पितृसत्तावाद एक तरह से हम कहें कि पहले से चला रहा है। उसके कारण यह धारणा है कि पुरुषों को ही कमाने वाला होना चाहिए। यह धारणा कहीं ना कहीं स्त्रियों को कामगार बनने से या हाई नौकरी प्रोफाइल में हाई प्रोफाइल नौकरियां करने से पहले ही रोकता है। यह सामाजिक ढांचा इनको हतोत्साहित करता है।
इसके अलावा अगर महिलाओं की शिक्षा में हम देखें तो कम निवेश, कम इन्वेस्टमेंट होना वुमेन एजुकेशन के सेक्टर में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही आवागमन और कार्यस्थल पर अगर सेफ्टी की बात करें, अगर आवागमन अच्छा हो, बेहतर हो, अगर कार्यस्थल पर उनके अनुकूल माहौल हो, तो क्यों ना उनकी भागीदारी हो, क्यों ना ये गुणात्मक परिवर्तन ग्रामीण समाज या अपेक्षाकृत कम शहरी समाज में भी दिखाई देगा। तो इस विभिन्न सेक्टर्स पे काम करने की भी आवश्यकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी प्रभावित होती है, और वो भागीदारी प्रभावित होना इनके सैलरी को, इनके वेतन को प्रभावित करती है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके कुछ अन्य पहलू भी हैं। ये जो भी आंकड़े आते हैं उसमें कुछ आलोचक, इन आंकड़ों के आलोचक ये कहते हैं कि इसमें कुछ अन्य विशेष पहलुओं को इग्नोर कर दिया जाता है। वो कौन से ऐसे पहलू हैं? तो देखिए, उम्र के आधार पर जब रोजगार के आंकड़ों को देखा जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि 30 से 40 वर्ष की जो आयु होती है, इस दौरान जब स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना की जाएगी समान पद और पेशे के क्षेत्र में, अर्थात एक ही पद पर एक ही पेशे में अगर स्त्री और पुरुष की तुलना की जाती है तो उसमें स्त्रियां पुरुषों से पीछे दिखाई देती हैं। क्यों पीछे दिखाई देती हैं? क्योंकि 30 से 40 वर्ष की उम्र जो होती है अमूमन वो उम्र होती है जब इस ड्यूरेशन में आने के उम्र के दौरान स्त्रियों का अमूमन विवाह होता है, और विवाह के दौरान स्त्रियां जहां अमूमन गर्भवती होने से बच्चे के जब तक वो थोड़ा सा स्कूल तक जाने नहीं लगता है, वो 4-5 वर्ष का एक ऐसा गतिरोध पैदा होता है जो उनके करियर में ब्रेक साबित होता है, और करियर में ये ब्रेक होना इनकी कमाई को ब्रेक करता है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि 77% आंकड़े या डेटा इस दिलचस्प पहलू को छुपा ले जाते हैं कि ये जो गतिरोध होता है वो क्यों होता है। वास्तव में अविवाहित महिलाओं को अगर इस डाटा में शामिल किया जाए, क्योंकि विवाहित होने पर पुरुषों पर यह प्रभाव नहीं दिखाई देता है, उनके करियर में ब्रेक नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के करियर में ब्रेक होता है। इसलिए इस डाटा में अविवाहित महिलाओं को अगर शामिल किया जाए तो ये आंकड़े बेहतर दिखाई देंगे। वहां पर जो अभी तक हमको 77 इस आंकड़े में वर्ल्ड बैंक के बताया गया, जब अविवाहित महिलाओं का चयन किया जाएगा तो ये 95 सेंट के आसपास चला जाता है 100 सेंट की तुलना में, जो कि काफी बेहतर है, लगभग सिमिलर है। तो ऐसी दशा में ये तथ्य जिस दौरान महिलाएं गर्भवती होने से बच्चे के बड़े होने तक का 5-6-7 वर्षों का जो पीरियड है वो उनके जीवन में ब्रेक लाता है करियर के सेक्टर में, इसको मदरहुड पेनाल्टी के रूप में जाना जाता है, अर्थात मातृत्व दंड के रूप में इसको बोला जाता है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इस मदरहुड पेनाल्टी को इग्नोर करना, आलोचकों का यह कहना है, वो इस डाटा में इस वेतन अंतराल को ज्यादा दिखाने में भी एक कारक है। साथ ही महिलाओं को जो ब्रेक है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसी बात को लेकर क्लाउडिया गोल्डिन, इनका नाम आपने सुना होगा, 2023 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। क्लाउडिया गोल्डिन ने भी इस बात की तरफ इंगित किया और उन्होंने भी कहा कि काम और करियर अभी भी पुरानी संरचनाओं पर ही आधारित है, क्योंकि जिस ड्यूरेशन में ये इनका करियर प्रभावित होता है उसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि प्रभावित इससे पुरुष भी होता है, लेकिन पुरुष का करियर नहीं प्रभावित होता है। हाँ, पुरुष परिवार से वंचित होता है, वहीं जो महिला है वो अपने करियर में ब्रेक लगता है तो वो अपने करियर में, अपने सैलरी में, इन चीजों से वंचित होती है। तो इस बात की तरफ इन्होंने भी प्रकाश डाला। तो ये कुछ उसके पहलू थे जिसको आपको जानना आवश्यक था। इन सारे पहलुओं के बाद अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप कमेंट बॉक्स में करके इसका जवाब दें। आज का प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी दर पुरुषों के कार्यबल भागीदारी दर 53.26% के मुकाबले कितना है? ऑप्शन है 45.51%, 35.15%, 25.51% या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।